हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे करेक्टराइजेशन एंड सम एप्लीकेशंस ऑफ मेटल नैनो पार्टिकल्स। देखो, सबसे पहले मैं बताऊंगा करेक्टराइजेशन क्या होता है। करेक्टराइजेशन का मतलब रहता है कि हम इवेलुएट करते हैं मटेरियल को जो हमने बनाया, कि ये मटेरियल क्या बना, क्या जो हमने सोचा था ये वैसा ही बना या कुछ और बना, और इस मटेरियल में किस तरह का स्ट्रक्चर है, किस तरह का पार्टिकल साइज़ है, किस तरह की इंटरेक्शंस हैं, ये सब देखते हैं हम करेक्टराइजेशन से। और इसके लिए हमें बहुत सारी इंस्ट्रूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो करेक्टराइजेशन है ये हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले मैं बताऊंगा एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। एब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी ये पहला करेक्टराइजेशन है, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट करेक्टराइजेशन है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये जो मटेरियल बन गया ये कैसा बना और इसमें किस तरह का पार्टिकल साइज़ है या शेप है, ये तक पता लगा सकते हैं। और हम बिल्कुल नेकेड आई से भी ये बोल सकते हैं कि क्वालिटेटिवली बोल रहा हूँ मैं कि ये किस तरह का मटेरियल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं गोल्ड नैनो पार्टिकल्स की बात करूँ, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का जब साइज़ की बात करता हूँ मैं, साइज़ 40 नैनोमीटर के आसपास रहता है, 40-50 इसके अराउंड रहता है। तो इसका कलर रहता है, गोल्ड की बात बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसका कलर रहता है रेड। लेकिन जब आप इसका साइज़ बढ़ाते हैं, इसका साइज़ सपोज़ बड़ा हो गया, 100 नैनोमीटर के आसपास चला गया, तो उस समय इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, वो ब्लू कलर आता है सपोज़, ठीक है। इसी तरह से गोल्ड पार्टिकल्स का जो शेप है, इसके ऊपर भी आप पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी शेप का है। अगर आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखेंगे, आप लेते हैं एब्जॉर्बेंस वर्सेस लैम्डा, एब्जॉर्बेंस वर्सेस लैम्डा। सपोज़ 530 या 520 नैनोमीटर पे इसका एब्जॉर्प्शन आएगा, अगर ये 40 नैनोमीटर का गोल्ड है, ठीक है। तो आपको इस तरह की एक पीक नज़र आएगी, ठीक। अब ये जो पीक की पोजीशन है ये हमें गोल्ड का साइज़ बता देता है, साइज़। इससे हमें पता चल जाता है कि इसका साइज़ क्या है क्वालिटेटिवली, ठीक है। और ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, इससे हमें पता चल जाता है कि इनकी शेप क्या है, शेप। ये हमें यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चल जाता है। क्लियर, समझ में आया। अब दूसरा जो करेक्टराइजेशन है वो है IR, यानी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। मैं स्पेक्ट लिखूंगा यहाँ पे, इतना तो आप समझ लेंगे, ठीक है। ये दूसरी तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इससे हमें पता चल जाता है कि गोल्ड नैनो पार्टिकल जब हम बनाते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। हम लगाते हैं प्रोटेक्टिंग एजेंट, ठीक है, जैसे कोई पॉलीमर वगैरह लगाया या थयोल लगाए, जैसे गोल्ड पार्टिकल के ऊपर थयोल्स लगाते हैं, जिस तरह इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा। तो ये प्रोटेक्टिंग जो एजेंट्स है, ये जो प्रोटेक्टिव ग्रुप्स है, इस पे इनका जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप या सरफेस फंक्शनल ग्रुप का जो एनालिसिस है वो हम करते हैं IR से, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से, या आजकल इससे एडवांस्ड है FTIR। दोनों का एक ही काम है, लेकिन ये ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। क्लियर। इसके बाद में और एक करेक्टराइजेशन आती है, उसको हम कहते हैं टेम। मैं थर्ड लिखूँगा, टेम का मतलब रहता है टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। ये समझ में आया। TEM का मतलब रहता है टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये नैनो पार्टिकल्स की करेक्टराइजेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेक्निक है। इससे हम पार्टिकल साइज़, ठीक है, शेप या क्रिस्टलिनिटी, ये सब निकाल सकते हैं। और हम ये भी देख सकते हैं कि ये पार्टिकल्स किस तरह अरेंज है, और इसकी वजह से हम इवन कि एटॉमिक लेवल पे एक सरफेस एटम कैसा दिखता है वो तक पता लगा सकते हैं।
इतनी खतरनाक माइक्रोस्कोपी है, ठीक है। और हम इसमें 0.1 नैनोमीटर रेंज तक जा सकते हैं, यानी इस रेंज का भी हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इससे हमें पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है वो किस तरह की है, पार्टिकल्स कितने दूर हैं, ये तक पता चल जाता है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इससे भी कम रहती है, ठीक है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है वो इससे कम रहती है 0.1 नैनोमीटर से, तो इस रेंज तक हम जा सकते हैं। क्लियर, समझ में आया ना। लेकिन ये हाई रेजोल्यूशन टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में होता है। मैंने ये कहा कि आप सरफेस एटम्स का शेप तक देख सकते हैं। जिस तरह कॉपर को अगर आप देखेंगे, कॉपर के ऐसे कोरल्स बनाए गए हैं, ठीक है, कोरल्स, कॉपर कोरल्स आप नेट पे सर्च करना तो आपको दिख जाएंगे, उसमें कॉपर एटम्स इस तरह अरेंज किए गए हैं, ठीक है। कॉपर एटम्स की बात कर रहा हूँ मैं, एटम्स। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि एटम दिखता नहीं तो उसको बोलना कि टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से दिखता है सरफेस एटम, ठीक। और एक टेक्निक है हमारे पास में, उसको कहते हैं हम सेम, ठीक है। ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ये जो टेक्निक्स है ना, ये जो कैरेक्टराइजेशन है, ये ज़रूर पढ़ना और समझना इनको, ठीक है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से क्या पता चल जाता है, आप इससे जो मटेरियल सरफेस है, जो नैनो पार्टिकल सरफेस है, मेटल नैनो पार्टिकल या कोई भी नैनो मटेरियल जो आप बनाएंगे, उसका सरफेस देख सकते हैं कि इसका सरफेस स्ट्रक्चर कैसा है। और अगर आपके पास में हाई रेजोल्यूशन सेम है तो आप 1 नैनोमीटर रेंज तक देख सकते हैं। क्लियर, तो 1 नैनोमीटर तक भी जा सकते हैं आप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है और इससे हमें प्योरिटी ऑफ सैंपल, प्योरिटी वो पता चल जाती है। और आजकल इसके सेम के साथ में हम एनालाइज़र भी लगाते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि इसका कंपोजिशन क्या है, ठीक है। कंपोजिशन सेम एनालिसिस से, ठीक। तो सरफेस की प्योरिटी पता चल जाती है, सरफेस स्ट्रक्चर पता चल जाता है, और क्या पता चल जाता है, इसका कंपोजिशन। क्लियर। और एक टेक्निक है हमारे पास में, इसे हम कहते हैं AFM, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, ठीक है। टेक्निक नंबर 5 लिखूंगा मैं, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। अब ये भी इट इज़ लाइक टेम की जो खुसूसियात है, टेम में जो हम देखते हैं, टेम में जो हम चीज़ें करेक्टराइज कर पाते हैं वो इससे भी करेक्टराइज कर पाते हैं। लेकिन ये जनरली यूज़ होता है नॉन कंडक्टिंग सरफेसेस के लिए, समझ में है ना। यानी ये जो बैड कंडक्टर्स रहते हैं उनके लिए ये होता है, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो आपको ना मिले, ठीक है। ऐसी सरफेसेस में हम एनालिसिस कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ पे भी इसका जो रेजोल्यूशन है, अगर आप इसका रेजोल्यूशन देखेंगे, अगर आप ऐसा वर्टिकल रेजोल्यूशन देखेंगे 0.1 नैनोमीटर तक दिख जाता है आपको। लेकिन अगर आप ऐसा लेटरल देखेंगे तो आपको 1 नैनोमीटर तक रेजोल्यूशन दिख जाता है आपको, ठीक है। यानी 1 नैनोमीटर तक की जो भी चीज़ें होंगी सरफेस के ऊपर वो सब दिख जाएंगे। क्लियर। ये आपको ये जो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी है ना, ये एटॉमिक लेवल पे आपको डिटेल्स देता है, ठीक है। यानी आपको ये साइज़, एटॉमिक साइज़ कैसा है, फिर ये बॉन्ड जो रहता है, बॉन्ड एटम्स के बीच में वो किस तरह की, इनके बीच में किस तरह की इंटरेक्शन है, एटम्स के बीच में जो सरफेस एटम्स है वो तक हमको दिख जाता है इसमें, ठीक है। या मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी इंटरेक्शन है वो दिख जाती है हमको। अब और एक टेक्निक है जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, उसे हम कहते हैं XRD। XRD का मतलब रहता है एक्सरे डिफ्रैक्शन। ये हमारे पास में 2 तरह की डिफ्रैक्शंस रहती है। एक रहता है पाउडर
पाउडर डिफ्रैक्शन, यानी पाउडर लेते हैं उसका डिफ्रैक्शन करते हैं। और दूसरा रहता है सिंगल क्रिस्टल। सिंगल क्रिस्टल देखो इसमें लेकिन प्योर क्रिस्टल होना चाहिए, प्योर क्रिस्टल, प्योर क्रिस्टल। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है लेकिन सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाती है। और बायोमॉलिक्यूल्स के लिए ये वाली इस्तेमाल की जाती है, जैसे प्रोटीन स्ट्रक्चर वगैरह आपको निकालना। जब आपका NMR काम नहीं करता तो तब आप करते हैं सिंगल क्रिस्टल एक्सरे डिफ्रैक्शन। लेकिन पाउडर जो है ये आप इनके नॉन जो रहते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जो मैं बोलूँगा या मेटल्स, इनके ऊपर आप इजीली कर सकते हैं। अब एक्सरे डिफ्रैक्शन से क्या पता चल जाता है? एक्सरे डिफ्रैक्शन से आपको नैनो क्रिस्टल का साइज, ठीक है, ये पता चल जाता है, क्लियर। और डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है, स्ट्रेन कहाँ पे है वो पता चल जाता है, क्लियर। देखो मैं आपको एक इक्वेशन दिखाता हूँ, उसको कहते हैं डिबाई-शेरर इक्वेशन। डिबाई-शेरर इक्वेशन या डिबाई-शेरर मेथड भी कहते हैं इसको। इसमें क्या कहते हैं हम, इसमें लेते हैं हम D इज इक्वल टू 0.9 लैम्डा डिवाइड बाई B cos थीटा, ठीक है, B cos थीटा, ये इक्वेशन याद रखना। अब ये जो D है, D हमें देता है नैनो क्रिस्टल का डायमीटर, नैनो क्रिस्टल यानी नैनो पार्टिकल जो बन गया उसका डायमीटर, डाया, ठीक। ये तो वेवलेंथ है, हमने कौन से XRD यूज़ की, वेवलेंथ, ठीक है। अब ये जो B है, B ये देता हमें फुल विड्थ, ये समझा दूंगा मैं आपको, विड्थ हाफ मैक्सिमम, हाफ मैक्स, इसको हम कहते हैं ऐसे FWHM, फुल विड्थ हाफ मैक्सिमम ऑफ पीक देता हमें, क्लियर। अब देखो ये मान लो एक पीक आ गई, XRD पीक, ये होता है फुल पीक यहाँ तक, यहाँ तक। अब अगर आप ये देखेंगे, ये यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक ये ऐसे, इसको मैं बोलूँगा 50%, यानी हाफ ऑफ पीक। ये हाफ पीक का जो ये विड्थ है, कंप्लीट विड्थ, इसको बोलते हैं हम फुल विड्थ ऑफ या फुल विड्थ हाफ मैक्सिमम, यानी पूरे मैक्सिमम के जो हाफ पे अगर हम विड्थ मेजर करेंगे उसको कहते हैं हम FWHM, फुल विड्थ हाफ मैक्सिमम। इस विड्थ से हमें पता चल जाता है पार्टिकल साइज़ क्या है, पार्टिकल साइज़ ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर विड्थ ज़्यादा है, विड्थ ज़्यादा यानी ये अगर ज़्यादा है तो समझ लेना कि पार्टिकल बड़ा है, पार्टिकल लार्ज, ठीक। अगर सॉरी पार्टिकल स्मॉल है, पार्टिकल स्मॉल, पार्टिकल इज स्मॉल। अगर ये विड्थ कम आ गया तो पार्टिकल बड़ा है। कौन सा पार्टिकल? नैनो पार्टिकल, क्लियर, ये याद रख लेना। अब और एक जो टेक्निक है वो है एक्सैप्स बोलते हैं इसको। मेरी हैंड राइटिंग ख़राब है तो थोड़ा सा कर लेना एडजस्ट, ठीक है। एक्सैप्स, एक्सैप्स का मतलब रहता है एक्सटेंडेड, ठीक है, एक्सरे एब्जॉर्प्शन फाइन स्ट्रक्चर, फाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें आपको एक पर्टिकुलर जहाँ पे एक्सरे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सपोज ये एटम जो है इसके ऊपर एक्सरे डाल रहे हैं, एक्सरे एब्जॉर्प्शन हो रहा है इसमें, इसके इर्द गिर्द क्या है, क्या इसके इर्द गिर्द एक जैसे एटम्स हैं, जैसे यहाँ पे ये इसी के जैसा है, या फिर डिफरेंट है, जो मैंने डिफरेंट कलर का बनाया ना वो डिफरेंट है, यानी इस एटम के सराउंडिंग में एनवायरनमेंट कैसा है, इसमें क्या एक ही तरह के एटम्स हैं या अलग अलग एटम्स हैं। तो ये आप सिंपल मेटल्स या बाई मेटेलिक जो रहते हैं ना, बाई मेटेलिक क्रिस्टल्स, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा
कि कौन सा मेटल कहाँ पे, यानी किस मेटल के साथ में क्या अटैच है। आपको मेटल मेटल इंटरेक्शन पता चल जाएगी, ठीक है। और ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक बोल सकता हूँ इसको, पावरफुल टेक्निक है ये। और इसमें मैंने आपको बताया, एक तो ये पता चल जाता है कि इसकी सराउंडिंग में कैसे मेटल है, इसमें बॉन्डिंग कैसी है, बॉन्डिंग, और सराउंडिंग में हाउ मैनी मेटल्स आर देयर, हाउ मैनी सराउंडिंग मेटल्स आर देयर, सराउंडिंग मेटल्स आर देयर, ये सब पता चल जाता है इसमें। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना याद रख लेना। इसके बाद में और एक टेक्निक है जो बहुत एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट है, उसको कहते हैं हम 8वीं XPS, XPS। इसे हम कहते हैं एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। समझ में आया? एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस टेक्निक में क्या होता है ये मैं दिखाऊंगा आपको। देखो हम जब मेटल बनाते हैं ना, हम मतलब नैनो मेटल की बात बोल रहा हूँ मैं, हम नैनो मेटल बनाते हैं किसी सॉल्ट से। सपोज मैंने Au3 पॉजिटिव लिया, इसको रिड्यूस किया, यानी इसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, तो ये बन जाएगा Au गोल्ड। ये वाला जो ये मेटल नहीं है, ये मेटल सॉल्ट है, ये मेटल है। जिस तरह कॉपर सल्फेट, उसमें कॉपर 2 पॉजिटिव रहता है, ये मेटल नहीं है, लेकिन जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, रिड्यूस करते हैं, हम बनाते हैं इसको कॉपर, तो ये मेटल है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये मेटल सॉल्ट का नैनो पार्टिकल है कि मेटल का? वो पता चलेगा इसकी वैलेंसी से, ये इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा है, वेदर इट इज़ ट्राईवैलेंट और ज़ीरो वैलेंट, यानी इसमें वैलेंसी 0 है कि 3 है। तो ये सब जो चीज़ें ना, ये हम निकालते हैं XPS से। यानी XPS आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है एक मेटल का क्या है, इससे पता चल जाता है ये क्या है, ठीक है। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा यकीन आया होगा कि केमिस्ट्री में जो चीज़ें हैं वो सच्ची में होती हैं, ऐसे हवा में तीर नहीं चलाते, विदाउट प्रूफ चीज़ें नहीं हैं। अब इसके बाद में हम लेंगे इसकी एप्लीकेशंस ऑफ मेटल NPs, नैनो पार्टिकल्स, ठीक है। NPS जहाँ पे दिख जाए ना आपको, ये नैनो पार्टिकल्स, बुक्स में भी ऐसे रहता है कभी कभी, ठीक है, कभी कभी नहीं, बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक। तो इतना समझ लेना। अब देखो सबसे पहला जो है वो है नंबर 1, ऑप्टिकल फंक्शन। ऑप्टिकल फंक्शन बताऊंगा। ऑप्टिकल मतलब जो दिखने में आपको फंक्शन, मतलब जो आई के रिलेटेड हो, दिखने वाली फंक्शंस। तो ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? देखो हम करते हैं इमेजिंग में, इमेजिंग सेंसर रहता है, ठीक है, उसमें हम मेटल नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। सोलर सेल्स में करते हैं, सोलर सेल्स में, ठीक है। इस तरह से फोटो कैटालिसिस में, दीज आर ऑल ऑप्टिक्स रिलेटेड, ठीक है। इस तरह से डिस्प्लेज में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, डिस्प्लेज, राइट। तो यहाँ पे हम नैनो मेटल पार्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम वगैरह का इस्तेमाल होता है इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो ये होगा एक। दूसरा, मैग्नेटिक एप्लीकेशंस में बताऊंगा आपको। मैग्नेटिक, क्या आपको मालूम है कि गोल्ड जो है, गोल्ड प्लैटिनम, यानी गोल्ड प्लैटिनम वगैरह, दीज आर नॉन मैग्नेटिक। मैं लिखूंगा ये नॉन मैग्नेटिक रहती है, बट कब? इन बल्क। बल्क मतलब जब इनके बड़े पार्टिकल्स लेते हैं। लेकिन जब आप इनको नैनो में ले जाते हैं ना, ये बन जाते हैं मैग्नेटिक। कब? जब आप इनको नैनो रेंज में ले जाते हैं, नैनो रेंज। तो हम इनके नैनो मैग्नेट्स बना सकते हैं, नैनो मैग्नेट्स,
ठीक है, बट प्रोटेक्टेड, यानी जिनके ऊपर कैपिंग की हुई हो। यानी हमने गोल्ड पार्टिकल बनाया, ये एज मैग्नेट काम करेगा, नैनो मैग्नेटिक मटेरियल है, लेकिन आपको इसको प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर दो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स नज़दीक रहे तो वो अगर ऐसे रहे नेकड तो एग्लूमरेट हो जाते हैं और बड़ा पार्टिकल बनाते, तब वो नैनो नहीं रहता। तो अगर वो बड़ा हो गया तो ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी लूज़ करेगा। क्लियर? तो इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। अब और एक एप्लीकेशन है इसकी कैटालिसिस में, कैटालिसिस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। देखो मेटल नैनो पार्टिकल्स जो है ना, अगर आप बल्क गोल्ड लेंगे, बल्क गोल्ड इट इज़ इनर्ट, ठीक है, लेकिन अगर आप इसी को ब्रेक करेंगे, यानी आप इसके नैनो पार्टिकल्स लेंगे, तो ये ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट बन जाता है। यानी ऑक्सीडेशन कैटालिसिस में ये बहुत काम करता है। मैंने खुद इस पर एक रिएक्शन की है और वो उस जर्नल का कवर पेज भी बन गया था। ठीक, कवर पेज मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो रिसर्च पेपर रहता है जर्नल में, ठीक है। तो वहाँ पे गोल्ड नैनो पार्टिकल ले लो, आप इसको ऑक्सीडेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने उस टाइम पे ये लिया था बेंजाइल अल्कोहल है, ठीक है, सपोज, या आप ये ले सकते हैं, ये अल्कोहल है, आप इसको ऑक्सीडेशन करके इसमें एस्टोफ्यूनोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कब होता है पॉसिबल? जब आप गोल्ड को नैनो रेंज में ले जाते हैं, नैनो में। इसी तरह से प्लेटिनम। और दूसरी बात, जब आप स्मॉल साइज़ लेते हैं ना, तो इसमें सरफेस एनर्जी ज़्यादा रहती है, सरफेस एरिया ज़्यादा रहता है और एक्टिव साइट्स ज़्यादा रहती है, तो उस वक्त ये ज़्यादा अच्छा कैटलिस्ट बन जाता है। क्लियर? नैनो फॉर्म में। इतना तो समझ में आया? शाबाश। अब और एक एप्लीकेशन मैं आपको बताऊं, फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल्स वहाँ पे भी एज कैटलिस्ट ही काम करता है। फ्यूल सेल्स में क्या है, उसमें फ्यूल को हम डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं, जलाए बगैर डायरेक्ट, फ्यूल से डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं इसको इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है ना। केमिकल एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फ्यूल एनर्जी को। जैसे हम एक फ्यूल सेल बनाते हैं, उसमें लेते हैं हम यहाँ पे पोर्स इलेक्ट्रोड्स, ठीक, पोर्स है ये, और इसमें प्लेटिनम कैटलिस्ट लगाते हैं, पीटी कैटलिस्ट, प्लेटिनम कैटलिस्ट का पाउडर, नैनो पाउडर। एक तरफ से हम ऑक्सीजन देते हैं, दूसरी तरफ से हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ पे फ्यूल है, ये इसमें रिएक्ट होता है, ये बनाता है H2O प्लस, देता है ये इलेक्ट्रिसिटी। ये मैं फास्ट बता रहा हूँ आपको, ये एक रफ डायग्राम है। अब इसमें फ्यूल डायरेक्ट कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी में, लेकिन इसका जो ये रिएक्शन है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन है, वो पॉसिबल होता है इसकी वजह से, प्लेटिनम की वजह से। ये इसको कैटलाइज करता है, फास्ट करता है। तो फ्यूल सेल्स में इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल है, ठीक है। क्लियर? अब और एक जो एप्लीकेशन है, वो भी एज कैटलिस्ट ही है, वो है एलिमिनेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स, या एलिमिनेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स बोलूँगा, पोल्यूटेंट्स। देखो मैं आपको सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ आपको। गाड़ियाँ रहती हैं ना, गाड़ियाँ, तो गाड़ियों में जो फ्यूल जलता है, उसमें कुछ फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन होता है, तो वो प्रोड्यूस करता है, फ्यूल से बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो बहुत ही टॉक्सिक है, ठीक है। या उसमें ये निकलते हैं NOx गैसेस, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड गैसेस निकलते हैं, इनको बोलते हैं नॉक्स। अब ये जो है ना, ये वाली गैसेस, ये गैस, दीज आर वेरी हार्मफुल फॉर लाइफ, ठीक है, और एनवायरनमेंट। तो अब इन गैसेस को हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे इसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम कैटलिस्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम सीरियम ऑक्साइड लेते हैं, ये एज स्पंज करता है, यानी ऑक्सीजन कैप्चर रिलीज करता है, लेकिन ये हाई टेम्परेचर पे काम करता है।
यानी ये इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है बट एट हाई टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पे काम कराने के लिए, जैसे सर्दियों में कैसे चलेगा ये, तब हम प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं, गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं, या फिर सिल्वर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे हम कार्बन मोनोऑक्साइड को गाड़ी के एग्जॉस्ट से पहले ही, यानी एग्जॉस्ट होने से पहले ही कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हम इन गैसेस को डिनॉक्स करते हैं। डिनॉक्स मतलब इनको हम न्यूट्रलाइज करते हैं, यानी इनको हम ऑक्सीडाइज करके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, या इनको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं ताकि ये पोल्यूशन प्रोड्यूस ना करे, ठीक है। मटेरियल साइंस में भी इनका ये तो खुद मटेरियल साइंस ही है। मैं बोलूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कैसे यूज़ करते हैं। अगर आप निकल नैनो पार्टिकल्स देंगे, निकल नैनो पार्टिकल्स, ठीक है, तो निकल नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल हम करते हैं कंडक्टिव पेस्ट बनाने के लिए, कंडक्टिव पेस्ट्स, या फिर बैटरी मटेरियल्स जो रहते हैं, बैटरी मटेरियल्स, उनमें इस्तेमाल करते हैं इसको, ठीक है। इतना याद रख लेना, ये है 6। अब मैं आपको बताऊंगा मेडिकल साइंस में क्या इस्तेमाल होता है इनका, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मैं सिर्फ एक एग्जांपल उठाऊंगा यहाँ पे, उसी को आगे तक ले जाएंगे। 7th मेडिकल साइंस। देखो, अगर मैं गोल्ड नैनो पार्टिकल लूँगा, गोल्ड नैनो पार्टिकल, इसको हम यूज़ करते हैं एज एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, ये याद रखना। जैसे एंटी HIV भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटी HIV भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये मैं रफली बता रहा हूँ आपको। या फिर जो वायरसेस रहते हैं, बाकी वायरसेस, जैसे एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस जो है, इन्फ्लुएंजा, या जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स करते हैं वायरस, उनके लिए हम और एक पार्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ सिल्वर नैनो पार्टिकल। ये इसके लिए भी इस्तेमाल होता है, इसके लिए भी इस्तेमाल होता है, एंटी इन्फ्लुएंजा, ठीक है। ये समझ में आया। और एक ये है एंजियोजेनिक, बोलूँगा मैं, एंजियोजेनिक का मतलब रहता है कि ब्लड वेसल्स जो है वो न्यू बनना, मतलब न्यू ब्लड वेसल्स डेवलप होना, उसको बोलते हैं एंजियोजेनेसिस। समझ में आया ना। ये नॉर्मल लाइफ में भी होता है और डिजीज़ लाइफ में भी होता है, लेकिन नॉर्मल लाइफ में ये मतलब इनको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी ये ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह रहते हैं, या बॉडी में ऐसे मैकेनिज़्म रहते हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं। लेकिन जब ये एबनॉर्मल हो जाए, जैसे किसी को कैंसर वगैरह हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे ये जो एंजियोजेनेसिस है ये अनकंट्रोल्ड हो जाती है, यानी इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाती है, यानी बॉडी इसको कंट्रोल नहीं कर पाती। तो उस टाइम पे जैसे कैंसर में है, या रूमेटॉइड्स जो है, रूमेटॉइड्स, इस दौरान हम मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और गोल्ड इसके लिए एक अच्छा मेडिसिन साबित हुआ है। यानी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स जो इससे जो एंजियोजेनेसिस ये कंट्रोल कर सकते हैं, यानी ये एज एंटी एंजियोजेनेटिक मटेरियल काम करता है, ठीक है। इसी तरह से गोल्ड का जो यूज़ होता है वो ट्यूमर थेरेपी में होता है, ठीक है। वहाँ पे भी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स AUNPS का इस्तेमाल किया जाता है, क्लियर। और वहाँ पे क्या होता है ट्यूमर थेरेपी में, वहाँ पे जो हेपेरिन बाइंडिंग प्रोटीन है वो एड्सॉर्ब हो जाती है, मतलब 1 मिनट को, चलो ये क्लियर हो जाएगा खुद से। अब पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, मैं थोड़ा सा अलग पेन, मैं क्या बोल रहा था, हाँ, मैं बोल रहा था कि ये जो ट्यूमर थेरेपी है ना, इसमें
हेपेरिन बाइंडिंग प्रोटीन जो रहते हैं, हेपेरिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ये इसके ऊपर बाइंड हो जाते हैं, इसके ऊपर एब्जॉर्ब होते हैं, क्लियर। और इसकी वजह से इनका डीनेचुरेशन हो जाता है। क्या होता है? डीनेचुरेशन। डीनेचर मतलब ये खुल जाते हैं, ये अपनी साख्त में नहीं रहते, अपनी साख्त लूज़ करते। साख्त मतलब अपना जो नेचर है वो लूज़ करते हैं। और दीज प्रोटीन्स आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिगरिंग। ट्रिगर मतलब शुरू करते हैं ये क्या? ट्यूमर। तो अगर हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, इन प्रोटीन्स को, तो इसका मतलब ट्यूमर होगा ही नहीं, ठीक है। तो ट्यूमर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्लियर, ये समझ में आया। इस तरह से जो मल्टीपल माइलोमा है, मल्टीपल माइलोमा क्या है? मल्टीपल माइलोमा ये भी कैंसर है। जो मल्टीपल माइलोमा जो ये कैंसर है जिसमें प्लाज्मा सेल्स पे इफेक्ट होता है, यानी कैंसर है ये, कैंसर का एक टाइप है। इसमें इफेक्ट क्या होता है? प्लाज्मा सेल्स। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हो सकता है आपको ये बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा सा आप समझ लो। इसी तरह से और एक है, उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया में क्या होता है? इसमें एपोप्टोसिस रेजिस्टेंस, मतलब जो सेल्स मतलब वो जा जिनकी एज हो जाती है, यानी जिनका फंक्शन ख़त्म हो जाती है, वो बाद में खुद ब खुद डेथ होके बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। तो ल्यूकेमिया में वो एपोप्टोसिस नहीं होता है, यानी इससे प्रॉब्लम होती है, यानी जो एबनॉर्मल सेल्स हैं वो बॉडी में रह जाती हैं, उससे डिजीज़ पैदा होती है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम ये वाले गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये इस एपोप्टोसिस को ट्रिगर करता है और इन्हें फास्ट करता है, ठीक है। इसी तरह से रिमेटॉइड आर्थराइटिस से एक, ये हमने इससे पहले भी शायद रिमेटॉइड आर्थराइटिस इससे पहले भी डिस्कस किया थोड़ा। तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है? ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़, और इससे जोड़ों वगैरह में दर्द होता है, ठीक है। ये ऑटो इम्यून डिजीज़, ऑटो इम्यून डिजीज़, ठीक। और इसमें अपना जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है, और जॉइंट्स को अटैक होते हैं, यहाँ पे जॉइंट्स जो रहते हैं वो अटैक होते हैं, जॉइंट्स। तो इसको भी ट्रीट करने के लिए गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, मगर नैनो पार्टिकल्स का, गोल्ड का नहीं, ठीक है। इसी तरह से फोटोथेरेपी में, लास्ट में लूँगा मैं, फोटोथेरेपी, हमें गोल्ड नैनो पार्टिकल्स पढ़ने भी हैं, लेकिन उसमें मैं ये प्रॉपर्टी, ये जो इसकी एप्लीकेशन है वो डिस्कस नहीं करूँगा। देखो इसमें क्या होता है फोटोथेरेपी में, मैं उसको बोलूँगा फोटो थर्मल थेरेपी, थर्मल। इसमें मान लो गोल्ड नैनो पार्टिकल है, ये लाइट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, लाइट, और इसको कन्वर्ट करता है हीट में, ठीक है। अगर कहीं पे सपोज़ कोई कैंसर पेशेंट है, ठीक है, या इसमें कोई इफ़ेक्टेड पोर्शन है, इसको हमें ट्रीट करना है, या वहाँ पे वो जगह को बर्न करना है, तो क्या करते हैं हम? गोल्ड नैनो पार्टिकल्स देते हैं, उसके ऊपर लाइट डालते हैं, वो हीट प्रोड्यूस करता है, और यहाँ पे ये जो जगह है, यहाँ पे जो डेड सेल्स हैं वो बर्न हो जाती है। यानी जो कैंसर सेल्स है, ये मान लो ये कैंसर है, यहाँ पे है ना कैंसर, तो इसके ऊपर गोल्ड नैनो पार्टिकल्स है, AUNPS, इसके ऊपर लाइट डाला, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये इन कैंसर सेल्स को किल कर देता है, ठीक है। क्या कर देता है? किल। समझ में आया? अब मैं लास्ट पॉइंट बताऊंगा आपको। आपने रेडियोथेरेपी नाम सुना है? रेडियोथेरेपी, हाँ, रेडियोथेरेपी, इसमें हम कैंसर सेल्स को किल करते हैं बाय एक्सरेज, एक्सरेज, ठीक है। अब देखो, मान लो हमने एक्सरे डाली, वहाँ पे नॉर्मल सेल्स भी होती हैं, ठीक। अगर हमें कैंसर एरिया, एक ये मान लो बॉडी है, इसमें इस पोर्शन में कैंसर है,
तो हम इसमें गोल्ड नैनो पार्टिकल्स डालते हैं। क्या डालते हैं? गोल्ड NPS। तो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स ज़्यादा एक्सरेज एब्जॉर्ब करती हैं। तो जब भी हम एक्सरेज डालते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है इस पोर्शन में। तो उससे क्या होता है, उससे जो कैंसर सेल्स है वो जल्दी किल हो जाती है और उससे हमें ज़्यादा एक्सरेज इसके ऊपर यानी इस बॉडी को ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना पड़ता। यानी हम कम टाइम के लिए इसी एरिया को ज़्यादा इफ़ेक्ट कराएंगे। हालांकि एक्सरेज यहाँ पे भी जाएंगी लेकिन इसमें जल्दी जल्दी हो जाएगा और इसी पोर्शन पे सबसे ज़्यादा एक्सरेज एब्जॉर्ब होंगी। क्लियर? तो रेडियोथेरेपी में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर नहीं आया तो दोबारा भी देख लेना। आप 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, लेकिन समझ लेना। चलो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।